प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम तथा मांग वक्र यानी डिमांड कर्व के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक अपना लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर ही आज पूरा शुरू कर रहे हैं और ये बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्पेशली है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में लॉ ऑफ डिमांड पूरा ही चैप्टर है। तो मैं आज आपके लिए लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम। अब देखिए, बात आती है कि मांग का नियम है क्या। तो यदि हम कहें कि आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था मांग तथा पूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो यह कथन गलत नहीं होगा, क्योंकि मांग एवं पूर्ति की अवधारणा संपूर्ण उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय का आधार है। मूल्य निर्धारण का तो यह आधार स्तंभ है। संपूर्ण अर्थशास्त्र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से मांग अवधारणा से अवश्य ही प्रभावित होता है। अब आता है मांग की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ डिमांड। मांग की परिभाषा। देखिए, मांग की परिभाषाओं को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सर्वप्रथम आती है प्रभावपूर्ण इच्छा, पूर्ण इच्छा के रूप में। दूसरा है मूल्य के संदर्भ में, मूल्य के संदर्भ में मांग की परिभाषा। तीसरा बिंदु इसमें आता है और वह है मूल्य तथा समय से, मूल्य तथा समय से संबंधित मांग का अर्थ। अब देखिए, सर्वप्रथम प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में जो परिभाषाएं दी गई हैं, पहले हम ये समझें कि प्रभावपूर्ण इच्छा है क्या। तो देखिए, प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में प्रोफेसर पेन्सन ने मांग होने के लिए 3 बातों को आवश्यक माना है। और उन्होंने सबसे पहली बात कही, किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रभावी इच्छा अगर होगी तो वो मांग होगी।
दूसरी उन्होंने एक बात और कही है कि प्रभावी इच्छा को पूरा करने के साधन। फिर तीसरी बात कही कि साधनों को खर्च करने की तत्परता। अगर ये तीनों ही हैं तो प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में ये कार्य करेगा। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह है, प्रोफेसर पेंसन ने मांग के लिए 3 बातों को आवश्यक माना है। प्रोफेसर पेंसन के अनुसार किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हों तथा जिन्हें खर्च कर डालने की हमें तत्परता हो, मांग कहलाती है। अर्थात अगर हम सूत्रानुसार देखें तो देखिए सूत्रानुसार क्या बनेगा। सूत्रानुसार सबसे पहली चीज आती है इच्छा प्लस प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा प्लस इच्छा को पूरा करने के साधन प्लस साधनों को खर्च करने की तत्परता इक्वल टू आवश्यकता या मांग। यानी प्रोफेसर पेंसन के अनुसार पहले इच्छा, फिर इच्छा को पूरा करने के प्रभावपूर्ण इच्छा, फिर इच्छा को पूरा करने के साधन, फिर साधनों को खर्च करने की तत्परता अगर है तो वह आवश्यकता होगी या मांग होगी। यह परिभाषा अपूर्ण है क्योंकि इसमें मांग को आवश्यकता का पर्यायवाची बताया गया है। अब देखिए दूसरी जो बात उन्होंने कही है या दूसरा जो हमने डिवाइड किया है वह है दूसरा पॉइंट, मूल्य के संदर्भ में। मूल्य नंबर 2, मूल्य के संदर्भ में मांग की परिभाषा। अब इसे देखते हैं कि मूल्य के संदर्भ में मांग की परिभाषा क्या है। तो देखिए इसमें उन अर्थशास्त्रियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने मांग का संबंध मूल्य के साथ स्थापित किया है, और इसमें प्रोफेसर मिल के अनुसार यानी प्रोफेसर मिल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह है, मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है, लेकिन
यह जानना चाहिए कि यह निश्चित मात्रा नहीं होती है, वरन साधारणतः मूल्य के अनुसार ही परिवर्तित होती रहती है। ये प्रोफेसर मिल ने कहा है। वहीं दूसरे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वाघ। प्रोफेसर वाघ के अनुसार जो परिभाषा दी है वह है किसी वस्तु की मांग, उसकी कीमत तथा उस मात्रा का संबंध होती है जो उस कीमत पर क्रय की जाती है। अब तीसरे जो बात है या तीसरी जो परिभाषाओं को डिवाइड किया है तीसरे बिंदु में, वह है लेकिन यहाँ एक चीज़ और आती है कि इन दोनों परिभाषाओं के साथ जब हम अगर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष के अनुसार इनकी जो परिभाषाएं होंगी वह होंगी मांग से हमारा अभिप्राय, यानी निष्कर्ष रूप में दोनों की जो परिभाषाएं हैं प्रोफेसर तीसरी जो परिभाषा है वह परिभाषा है मूल्य तथा समय से संबंधित मांग का अर्थ। मूल्य तथा समय से संबंधित मांग का अर्थ। इसे देखते हैं तो यहाँ एक प्रोफेसर मेयर्स तथा बेनहम दो ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने मांग का संबंध मूल्य तथा समय दोनों के साथ जोड़ा है। और उन्होंने यानी प्रोफेसर मेयर्स ने कहा या प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार जो परिभाषा दी है वह है, प्रोफेसर मेयर्स कहते हैं कि किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता किसी समय विशेष पर सभी संभावित मूल्यों पर खरीदने को तत्पर होता है, तो वह मांग है। वहीं दूसरा प्रोफेसर वेनहम के अनुसार जो परिभाषा है वह है किसी दिए गए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी समय विशेष पर क्रय की जाएगी, तो वह मांग होगी। यही निष्कर्ष रूप में देखें तो इन सभी परिभाषाओं का जो निष्कर्ष है वह है मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं अथवा इकाइयों से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करता है या क्रय करने की तत्परता है, तो वह मांग है। अब देखिए मांग की विशेषताएं देखें तो यहाँ मांग की विशेषताओं को यानी
मांग की जो विशेषताएं हैं वह क्या है? तो देखिए मांग की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। मांग की जो विशेषताएं हैं, मांग की विशेषताएं, मांग की विशेषताओं को हम निम्न भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है मांग की विशेषताओं में, और वह है मांग प्रभावोत्पादक इच्छा होती है। नंबर 1, मांग प्रभावोत्पादक इच्छा होती है। यानी मांग एक प्रभावपूर्ण मानवीय इच्छा होती है। कोई भी आवश्यकता तब ही मांग हो पाएगी जब इच्छा के साथ ही व्यक्ति के पास उस वस्तु को क्रय करने के साधन एवं तत्परता हो, तब ही वह मांग प्रभावोत्पादक इच्छा में कन्वर्ट होगी। दूसरा बिंदु इसमें आता है और वह है मांग का संबंध मूल्य से। मांग का संबंध मूल्य से, यानी जो मांग है उसका संबंध मूल्य से है अथवा नहीं है। तो ये दूसरी जो विशेषता है वह है मांग का संबंध मूल्य से। अब देखिए मांग का संबंध जो मूल्य से है उसमें प्रत्येक मानवीय इच्छा पूर्णतया मूल्य द्वारा प्रभावित होती है। अतः किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग उसके मूल्य के संदर्भ में ही व्यक्त की जाती है। तीसरा इसमें बिंदु यानी तीसरी जो विशेषता है वह विशेषता है मांग का संबंध समय से। मांग का संबंध समय से, यानी इनकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता मांग प्रभावोत्पादक इच्छा है, दूसरी विशेषता है मांग का संबंध मूल्य से, मैंने इन दोनों को बताया है। तीसरी जो विशेषता है वह मांग का संबंध समय से जोड़ा है। अब देखें कि समय से जोड़ा है तो क्या होता है। किसी भी वस्तु की मांग निश्चित समय तथा निश्चित मूल्य पर आधारित होती है। अतः स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर क्रय की जाएगी। अतः अब हम यहाँ एक समीकरण रूप में भी इसे देख लेते हैं कि समीकरण के रूप में मांग को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो इक्वेशन या समीकरण, इक्वेशन अथवा समीकरण क्या होगा, डी ए इजिकल टू फंक्शन पी ए पी वी पी सी वाई टी डब्लू पी ई टी सी, जहाँ डी ए इजिकल टू वस्तु ए की मांग मात्रा
एफ फंक्शन यानी फलन, एफ इजिकल टू फलन, पी ए इजिकल टू वस्तु ए की कीमत, वस्तु ए की कीमत, y इजिकल टू उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, t इजिकल टू उपभोक्ता की रुचि यानी टेस्ट। इसके बाद W इजिकल टू मौसम यानी वेदर, और इसके साथ ही आता है P, और P इजिकल टू है जनसंख्या। यानी जनसंख्या, मौसम, रुचि, उपभोक्ता की आय, वस्तु ए की कीमत या वस्तु बी की कीमत या वस्तु सी की कीमत। तो पी ए, पी बी, पी बी, पी सी ये क्या हैं? वस्तु ए की या वस्तु बी की या वस्तु सी की कीमतें हैं। तो मैंने केवल एक से ही बताया है, यानी पी ए इजिकल टू क्या है? वस्तु ए की कीमत। पी बी क्या है? वस्तु बी की कीमत। पी सी क्या है? वस्तु सी की कीमत। तो डी ए डिमांड ए, यानी ए वस्तु है, इजिकल टू फंक्शन यानी फलन है पी ए, पी बी, पी सी, वाई, टी, डब्लू, पी। बहुत सारे इसके साधन हो सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो वह मांग है। लेकिन अब बात आती है कि मांग है कितने प्रकार की, ये भी देखते हैं। यानी काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड अथवा मांग के प्रकार। मांग के प्रकार। मांग कितने प्रकार की है? तो देखिए यहाँ देखते हैं, काइंड्स ऑफ डिमांड यानी मांग को हम 3 भागों में बांटते हैं, 1, 2 और 3। पहली मांग जो है वह है मूल्य मांग। पहली है मूल्य मांग, जिसे प्राइस डिमांड बोलते हैं। PRICE, प्राइस डिमांड। दूसरी है आय मांग। आय मांग जिसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। तीसरी है आड़ी या तिरछी मांग, जिसे हम क्रॉस्ड डिमांड कहते हैं। अब देखिए, मांग को हमने 3 भागों में बांटा है, मूल्य मांग, आय मांग और आड़ी या तिरछी मांग। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम
अध्ययन करेंगे मूल्य मांग का। सर्वप्रथम जो अध्ययन कर रहे हैं वह मूल्य मांग का अध्ययन करेंगे। अब देखिए मूल्य मांग। नंबर 1, मूल्य मांग। मूल्य मांग है क्या? तो देखिए, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समयावधि में विभिन्न परिकल्पित मूल्यों पर किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु विशेष अथवा सेवा विशेष की खरीदी जाने वाली मात्राओं को मूल्य मांग कहते हैं। यहाँ अन्य बातें समान रहने का अभिप्राय यह है कि जिस समय उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष की मांग करता है उस समय उपभोक्ता की आय यानी इनकम, रुचि यानी टेस्ट तथा व्यवहार यानी बिहेवियर में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन हो जाता है तो मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। इक्वेशन के रूप में अगर हम देखें तो डी ए इक्वल टू फंक्शन पी ए, ये तो इक्वेशन के रूप में फंक्शन यानी डी ए इक्वल टू फंक्शन पी ए यानी पी प्राइस, डी डिमांड, ए फलन, किसी ए वस्तु का मांग फलन है प्राइस या प्राइस फलन है मांग का। अर्थात मूल्य मांग कीमत का फलन है जिसमें डी ए वस्तु ए की कीमत मांग को व्यक्त करती है, जबकि पी ए वस्तु ए की कीमत है। इस प्रकार कीमत मांग वस्तु की मांगी गई मात्रा व मूल्य के पारस्परिक संबंध को बताती है, यानी रिलेशन को बता रही है। अतः मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है। मांग और कीमत में हमेशा ही उल्टा संबंध होता है। जहाँ कीमत में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है तथा कीमत में वृद्धि तो मांग में कमी हो जाती है या मांग में कमी को जन्म देती है। यही हम रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखिए, रेखा चित्र के द्वारा हमें स्पष्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये मैंने एक रेखा चित्र बनाया है। इस रेखा चित्र में आप देखेंगे डी पी प्राइस, P1 Q क्वांटिटी, Q1 चेंज क्वांटिटी, E इक्विलिब्रियम यानी साम्य, E डैश साम्य, और ये जो
डिमांड कर्व जो बनाया है इसे हम कीमत मांग रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमत मांग रेखा यानी प्राइस डिमांड लाइन भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ये एक्स वस्तु की मांग और वाई वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत। रेखा चित्र में आप जो देख रहे हैं डी और डी मूल्य मांग रेखा है जिसे प्राइस डिमांड कर्व कहा जाता है। ये जो दिखाया गया है यह रेखा बाएं से यानी ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक है। इसका ढाल है ऋणात्मक। इसका ढाल है ऋणात्मक। इसका ढाल ऋणात्मक होता है जिसका तात्पर्य यह है कि मूल्य मांग तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी मूल्य में और मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत OP है तब उस वस्तु की मांग OQ के बराबर है। अगर किसी वस्तु की कीमतें गिर जाएं, OP से घटकर OP1 हो जाएं, तो उस वस्तु की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। वहीं अगर वस्तु की कीमत OP है तब उस वस्तु का जो साम्य है वो E है। वस्तु की कीमतें घटीं, OP1 हुई, तब वस्तु की जो मांग है वो OQ1 के बराबर हो जाती है, और वहीं उस वस्तु की का जो इक्विलिब्रियम यानी जो साम्य है वो E1 हो जाता है। अब यहाँ यदि मूल्य बढ़ता है तो मांग कम हो जाती है तथा मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है, जो मैंने आपको बताया है। OP ऊंचे कीमतों मूल्यों पर X वस्तु की जो मांग है वो OQ के बराबर है, और तथा मूल्य घटकर OP1 हो जाता है तब उस वस्तु की मांग बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है। मूल्य का या मूल्य कम होने पर उपभोक्ता का जो साम्य है वो E से E1 हो जाता है। यह मांग का व्यक्तिगत विश्लेषण है, यानी इंडिविजुअल एनालिटिक्स है। यदि इस प्रकार सभी व्यक्तियों की मांग को जोड़ दिया जाए, अगर बहुत सारे व्यक्ति मार्केट में होते हैं, उन सभी व्यक्तियों की मांग को अगर हम जोड़ लें तो यह बाजार मांग कहलाएगी। यह मांग जो होगी वो होगी बाजार मांग। अब देखिए दूसरी मांग आती है मूल्य मांग के बाद में, दूसरी मांग है आय मांग। चलिए आय मांग को भी समझते हैं। दूसरी है आय मांग, सेकंड आय मांग यानी इनकम डिमांड। अब देखिए इनकम डिमांड है क्या। सबसे पहले हमें इनकम डिमांड को समझना है। तो देखिए फिर इसमें एक ही बात आ रही है कि अन्य बातों के समान रहते हुए या अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी जाने वाली मात्राओं को आय मांग कहते हैं।
या आय मांग कहा जाता है। आय मांग उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की मांगी गई मात्राओं के आपसी संबंध को व्यक्त करती है। अन्य बातें समान रहने का यहाँ तात्पर्य है कि परिवर्तन केवल आय में ही होना चाहिए, बाकी ना रुचि में कोई परिवर्तन हो, ना उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो, और इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि, स्वभाव, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक प्रसिद्ध जर्मन के अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था एंजिल। तो एंजिल जो थे, एंजिल ने अपने उपभोग के सिद्धांत में या उपभोग के सिद्धांत को समझाने के लिए आय मांग की धारणा का प्रयोग किया है। अतः आय मांग को या आय मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहते हैं। गुण तथा प्रकृति के आधार पर वस्तुएं प्रायः भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इस दृष्टि से हम वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। और नंबर 1 उत्तम या श्रेष्ठ, उत्तम या श्रेष्ठ। नंबर 2 हीन या निकृष्ट। उत्तम या श्रेष्ठ वस्तुएं, हीन या निकृष्ट वस्तुएं। इस आय मांग को हमने दो भागों में बांटा है, उत्तम या श्रेष्ठ वस्तुएं और हीन या निकृष्ट वस्तुएं। अब देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको उत्तम या श्रेष्ठ वस्तुओं की स्टडी कराऊंगा। तो देखिए, उत्तम या श्रेष्ठ वस्तुएं होती कौन सी हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो उत्तम या श्रेष्ठ वस्तुएं वे होती हैं जो व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि करती हैं। आय बढ़ने के साथ साथ इन वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा आय में कमी होने पर इन वस्तुओं की मांग घटती है। अतः आय मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। चलिए इसका भी चित्र बना के देख लेते हैं कि कैसा होता है। देखिए, P1 Q Q1 E E1 D DD मांग वक्र, यहाँ आय और यहाँ मांग। अब देखिए, इसका भी अध्ययन करते हैं भाई। आय मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट किया गया है कि आय P यानी OP से बढ़कर OP1 अगर हो जाती है तो उत्तम वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़कर OQ से OQ1 के बराबर हो जाती है, OQ1 के बराबर हो जाती है। इस अवस्था में उपभोक्ता का जो संतुलन है
वो ई से E1 हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह कमी अथवा वृद्धि आनुपातिक ही हो, यह आनुपातिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वहीं अब हीन अथवा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में हम देखते हैं। तो हीन अथवा निकृष्ट वस्तुएं, दूसरी जो बांटा है हमने वह है हीन अथवा निकृष्ट वस्तुएं। निकृष्ट वस्तुएं, हीन तथा निकृष्ट वस्तुओं के बारे में भी हम चर्चा वो करते हैं, देखते हैं क्या है। तो कुछ वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से निम्न कोटि की अथवा घटिया वस्तुएं कहते हैं कि भाई ये खराब वस्तु है इसलिए इसे नहीं खरीदना है। श्रेष्ठ एवं घटिया वस्तुएं परस्पर सापेक्षिक तथा वस्तुओं की तुलनात्मक श्रेष्ठता को व्यक्त करती हैं। जैसे एक गरीब के लिए तेल तथा वनस्पति घी में तेल घटिया वस्तु तथा वनस्पति घी श्रेष्ठ वस्तु मानी जाएगी, परंतु अगर उसी निर्धन व्यक्ति की आय बढ़ा दी जाए तो वनस्पति घी के बदले वह शुद्ध घी का उपयोग करेगा, तब शुद्ध घी उसके लिए श्रेष्ठ वस्तु मानी जाएगी और वनस्पति घी घटिया वस्तु मानी जाएगी या निकृष्ट वस्तु मानी जाएगी। तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर, निकृष्ट वस्तु की मांग आय बढ़ने पर घट जाती है और आय घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो देखिए रेखा चित्र से इसको भी समझते हैं कि कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। चलिए यहाँ इसका भी अध्ययन करते हैं। Q1 Q P1 P E और E1 D D डिमांड कर्व। ये है मांग और ये है आय। रेखा चित्र में उपभोक्ता की जो आय है पहले ओपी थी। जब उसकी आय ओपी है तब वह किसी भी वस्तु की मांग OQ के बराबर थी या OQ के बराबर उस वस्तु की मांग करता है। अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए और जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वह हीन वस्तुओं को कम खरीदना पसंद करता है और श्रेष्ठ वस्तुओं पर ज़्यादा व्यय करना पसंद करता है। इसलिए एक गरीब के लिए पहले वनस्पति घी एक श्रेष्ठ वस्तु थी, लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ी, उस व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसने वनस्पति घी को खरीदना कम कर दिया और शुद्ध घी को खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया। जब उसकी आय बढ़ जाती है तब उस वस्तु की मांग घट जाती है और जब OP से बढ़कर किसी भी व्यक्ति की आय OP1 हो जाती है तब उस वस्तु की जो मांग है वो OQ से घटकर OQ1 के बराबर हो जाती है। वहीं DD जो डिमांड कर्व है उसमें
जब ओपी किसी वस्तु की आय थी या जो कीमत थी उस पर उस वस्तु की जो मांग थी वो ओ क्यू के बराबर थी, तब वह उपभोक्ता ई बिंदु पर यानी साम्य की जो स्थिति थी वह थी इक्विलिब्रियम वाली ई। जैसे ही उसकी आय में वृद्धि हुई और उसने मांग में कमी की तो उसका संतुलन यहाँ टूट गया और संतुलन टूटने के बाद में वह E1 बिंदु पर पहुँच गया। E1 यहाँ देखिए, अब किताबी भाषा में भी देख लीजिए, रेखा चित्र में उपभोक्ता की आय P से P1 हो जाने पर निकृष्ट वस्तु की मांग Q से घटकर Q1 हो जाती है। इस अवस्था में उपभोक्ता का जो साम्य है वह E से E1 हो जाता है और यही कारण है कि आय बढ़ने पर निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कमी तथा आय घटने पर वृद्धि हो जाती है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह होगा तीसरी जो मांग है आड़ी या तिरछी, जिसे क्रॉस डिमांड बोलते हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहाँ लिंक के माध्यम से आप इन नोट्सों को भी अध्ययन करें। थैंक्स।